नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। ममता बनर्जी की मुलाकात में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का फूटा गुस्सा। भाजपा ने मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान का असर। 3 इनामी नक्सली समेत 26 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह। कठुआ में विनय सीमा चौकी पर शहीद को दी श्रद्धांजलि। बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए कहा, देश की सुरक्षा के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता अतुलनीय। बिहार कांग्रेस में कलह। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। 2 गुटों के बीच जमकर चले लात घूंसे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पुर्तगाल दौरा। दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय सहयोग को मजबूत करने पर बनी सहमति। राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। 25,000 से ज्यादा शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नौकरी जाने के बाद ममता दीदी भ्रष्टाचार के मामले में बुरी तरह घिर गई हैं। पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की नियुक्तियां को रद्द करके बंगाल सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, तो 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता सरकार की नियुक्तियों को गलत माना, जिसके बाद हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। आज भाजपा और कांग्रेस ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। भ्रष्टाचार के मामले में घिरने के बाद टीएमसी बचाव की मुद्रा में है। शिक्षकों को रोजगार, बंगाल में तकरार, घिर गई ममता सरकार। हर प्रोसेस से गुजरे, उसके बाद भी हमें अयोग्य क्यों बोला जा रहा है? क्यों आज भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया? लॉलीपॉप दिया जा रहा है। Why? Where are our futures? We have kids, we have families. करप्शन करके ब्लैंको एमआरसी, आउट ऑफ पैनल, रैंक एग्जाम, एक्सपीरियंस वेरियस हुए दे नौकरी दिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल उनको घूस लेकर नौकरी दिया, इसलिए गवर्नमेंट का मुंह पूरा गया। ये दर्द है उन हजारों शिक्षकों का जिन्होंने पश्चिम बंगाल में हुए भर्ती घोटाले के बाद अपनी नौकरी गंवा दी है। टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार के दौरान साल 2016 में 25,000 से ज्यादा शिक्षक और गैर शिक्षक पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें बड़ा घोटाला हुआ था। मामले ने तूल पकड़ा और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से ममता सरकार के खिलाफ सर्वोच्च अदालत ने सख्त टिप्पणी की और पूरी भर्ती प्रक्रिया को दोषपूर्ण पाया। परिणाम स्वरूप हजारों शिक्षकों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। अपनी नौकरी खो चुके सैकड़ों शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, तो शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में शिक्षक अपने साथ हुए अन्याय को लेकर नाराज हैं। इस भर्ती घोटाले के खिलाफ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी विधायकों के साथ मिलकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी से तुरंत इस्तीफे की मांग कर डाली। जो जेन्युइन है, जो मेरिटोरियस है, जिसका एकेडमिक अच्छा है, जिसका पास ओएमआर का नंबर है, उसका पक्ष में है, उनका नौकरी तुरंत बहाल करना चाहिए, ये हमारी मांग है। सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने दे दिया है ऑर्डर, हाउ कैन यू चेंज इट? बट इसके पीछे जो कुछ ओनली टीएमसी सरकार इज टू बी ब्लेम्ड। भर्ती घोटाले के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बंगाल में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों युवाओं के नौकरी जाने के बाद से बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ रोष बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी बचाव की मुद्रा में हैं और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र, एक परिकल्पना चल रही है। ममता बनर्जी ने शिक्षकों से मुलाकात की,
इस कार्यक्रम में देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले और न्यायाधीशों के ऊपर सवाल खड़े किए। इस पर भाजपा के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर ममता बनर्जी की बयान की निंदा की और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस भर्ती घोटाले में जिन मेधावी शिक्षकों ने अपनी नौकरी गंवाई है, उनकी तुरंत बहाली होनी चाहिए। सब लीडर एमएलए लोग को चाकरी दे दिया, सब बेच दिया चाकरी। 700 करोड़ रिश्वत आपने भतीजा उठाया। ममता सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हजारों शिक्षकों का भविष्य अब अधर में लटका हुआ है, जिसको लेकर बंगाल की युवाओं का रोष सड़कों पर देखा जा सकता है। भले ही ममता बनर्जी कोई भी आश्वासन दे, लेकिन उनकी सरकार के भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि हजारों परिवारों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन अमित शाह ने जम्मू के कठुआ में सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया तो सुरक्षा स्थितियों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। गृह मंत्री ने जवानों के योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए उनका समर्पण और प्रतिबद्धता अतुलनीय है। अमित शाह ने कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया तो कल वो इलाके की सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की सीमा चौकी विनय का दौरा किया और जमीनी हालात का जायजा लिया और जवानों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद 15 जनवरी 2019 को लड़ते हुए घायल हुए थे और इलाज के दौरान वीरगति प्राप्त की थी। सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद ने घायल होने के बावजूद वीरता का परिचय देते हुए न केवल दुश्मन का मुकाबला किया, बल्कि अपने साथियों को भी सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयास किया। बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा के लिए उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को अतुलनीय बताया। आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं दी। हर एक प्रकार के मौसम में, हर एक प्रकार की भूगोल में आपको न केवल चौकी पर तैनात रहना पड़ता है, आपका पूरा ध्यान दुश्मन देश कोई हरकत न करे इसकी ओर लगा रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू राजभवन में जम्मू और कश्मीर पुलिस के वीर शहीदों के परिजनों से संवाद कर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर को सुरक्षित, शांत और स्थिर बनाने में अपना बलिदान देने वाले अमर जवानों को नमन करता हूं। वीर सुरक्षा कर्मियों के त्याग और बलिदान का देश सदा ऋणी रहेगा। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री श्रीनगर स्थित राजभवन में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे, साथ ही विकास परियोजनाओं का भी जायजा लेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ विवेक पाठक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस भी अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी की इस मुहिम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सक्रिय दिख रहे हैं। वो हाल के दिनों में तीसरी बार बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। राहुल सबसे पहले बेगूसराय पहुंचे, जहां पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में कन्हैया कुमार के साथ शामिल हुए। बेगूसराय में राहुल की पदयात्रा महज 24 मिनट में ही खत्म हो गई। इसके बाद पटना में सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। राहुल की इस पदयात्रा पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वो पहले अपना पलायन तो बचा लें, तो वही केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राहुल जहां भी जाते हैं अपने गठबंधन को सबसे पहले नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से
केरल से कि बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें। संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, पूरा परिवार, उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। रोजगार की क्या परिभाषा उनको मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोज नियुक्ति पत्र बंट रहा है। जहाँ जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए आए। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के मकसद से बिहार दौरे पर थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में बिहार प्रदेश कार्यालय में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का 2 गुट आपस में भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता की मौजूदगी की भी परवाह नहीं की। दरअसल राहुल गांधी जिला अध्यक्षों और नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रहे थे। उसी दौरान बाहर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बाहर हंगामा होते देख राहुल गांधी ने अपनी बैठक को 20 मिनट में ही खत्म कर दिया। इसके बाद वे एयरपोर्ट के लिए निकल गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। आज उन्होंने पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बैठक की। दोनों नेताओं ने बैठक के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच के संबंधों को अधिक मजबूत करने पर बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और पुर्तगाल संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति रेबेलो डी सूसा के साथ मेरे रचनात्मक और सार्थक बैठक हुई। हमने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आईटी और डिजिटल प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी में अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों के पारस्परिक संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया। हमें यूनाइटेड नेशंस और अन्य बहुपक्षीय मंचों में अपने समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुई। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने कहा कि भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुर्तगाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पूर्ण समर्थन करता है। The role of India is crucial. It's the largest democracy in the planet. It's an economic power that is huge. Portugal has always advocated that India should be in the reform of the UN Security Council, that India should be a permanent member. Hence, the reciprocity in the support for the election of non-permanent members. India supports Portugal and Portugal supports India throughout the coming years. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। विशेष स्मारक टिकट में दोनों देशों के समृद्ध पारंपरिक परिधानों को दर्शाया गया है। ये टिकट भारत और पुर्तगाल को एकजुट करने वाली कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ लिस्बन के कैमरा म्युनिसिपल डे लिस्बोआ पहुंची, जहां राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में लिस्बन के मेयर ने उन्हें सिटी की ऑफ ऑनर प्रदान किया।
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक संबंध बहुआयामी और गतिशील साझेदारी के रूप में विकसित हो रहे हैं। भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक संबंध एक बहुआयामी और गतिशील साझेदारी के रूप में विकसित होते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदारी की साझा भावना हमें क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंच पर सहज साझेदारी भी बनाती है। पुर्तगाल में भी भारतीय कला, संस्कृति, भोजन, योगा और आयुर्वेद की व्यापक लोकप्रियता में से इस मौजूद की सांस्कृतिक संबंधों का पता चलता है। भारतीय प्रवासी या इंडी पुर्तगाल समुदाय भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक और स्थायी सांस्कृतिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये वास्तव में हमारे संबंधों की आधारशिला है और पुर्तगाल के समाज और अर्थव्यवस्था में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। पुर्तगाल में भारतीय नागरिक चौथे सबसे बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। लिस्बन के मेयर कार्लोस मैनुअल फेलिक्स मोइडास ने कहा कि भारत और पुर्तगाल के बीच पुराने और घनिष्ठ संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में यूनिकॉर्न और स्टार्टअप के हब के तौर पर जाना जाता है। So much in common between us. First of all, identity. Our shared history, India and Portugal, meant not only a revolution in science, in navigation, in geographical knowledge. It was a spiritual revolution inspired by our ancient, rich civilization and culture. We share also the same goals for the future. The future today is innovation. Innovation is something that we must foster together. India is today an innovation powerhouse. It is a country made of unicorn companies that today there are more than 110 unicorn companies in India. It's most than all the European Union together. दिल्ली के सभी निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर दिल्ली सरकार नकेल कसेगी। दिल्ली सरकार एसडीएम के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाएगी जो कि सभी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करेगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार ने स्कूलों की कार्यप्रणाली में कोई रोक नहीं लगाई और स्कूलों को मनमानी करने की छूट दे रखी थी। अब स्कूलों की जांच कराकर बच्चों और अभिभावकों के साथ न्याय किया जाएगा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, फीस बढ़ाकर दी अभिभावकों को परेशानी। दिल्ली सरकार हुई सख्त, होगी 1677 स्कूलों की जांच। देश की राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों ने जैसे ही फीस बढ़ाकर अभिभावकों की जेब और ज्यादा ढीली करने का प्रयास किया, वैसे ही दिल्ली की रेखा सरकार ने उन्हें आड़े हाथों लिया। जी हां, सोमवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस के मुद्दे पर कहा कि एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में कमेटी जाएगी और 1677 स्कूलों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर स्कूल को 1973 के एक्ट का पालन करना होगा। आशीष सूद ने पिछली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 10 साल में स्कूलों को ब्लैकमेल करके अपनी जेबें भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 1677 स्कूलों में से 10 साल में प्रतिवर्ष केवल 75 स्कूलों को ऑडिट किया गया। पहली बार एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में 1677 के 1677 स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए हर जगह से इस कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम्स को निर्देश दिए। कमेटी बन के जाएगी, 18 सवाल का जवाब हर स्कूल से लेकर आएंगे। जो स्कूल गलत पढ़ता जाएगा, पकड़ा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, फीस भी वापस होगी। हर स्कूल को जो 1973 के एक्ट में मुद्दे लिखे हुए हैं उसकी पालना करनी पड़ेगी। आतिशी मरलीना जी जिस मंच पर चाहे चर्चा करें दिल्ली की जनता से, कैसे उन लोगों ने स्कूल्स को ब्लैकमेल करके आपके परिवारों के बच्चों से पैसे वसूलवाए और अपने खजाने भरे। इन सब ने 1677 स्कूल में एक्ट मैंडेट करता है हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। केवल 10 साल में केवल और केवल प्रति वर्ष 75 स्कूलों का ऑडिट होता है, 75 स्कूलों का।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि शिक्षा निदेशालय के पास किसी भी स्कूल का पिछले 10 साल का कोई ऑडिट जमा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी जिससे स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोका जा सके, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और दिल्ली की रेखा सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलने देंगे और वे दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए कृत संकल्पित हैं। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के मामले को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने सभी एडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे कमेटियां बनाएं और स्कूलों के अंदर ऑडिट कर 18 सवालों के जवाब मांगें। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि जिन जिन स्कूलों ने अपनी स्कूलों की फीस बढ़ाई है उनका डाटा अगले 10 दिन के अंदर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। बेंगलुरु में महिला के साथ हुए यौन उत्पीड़न के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर की आई टिप्पणी को भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आड़े हाथों लिया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि घटना के 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ये कोई पहला अवसर नहीं है जब कर्नाटक में इस प्रकार की घटना हुई है, लेकिन कर्नाटक के गृह मंत्री के बयान ने बेंगलुरु के लोगों को शर्मिंदा किया है। शहजाद पूनावाला ने इस घटना पर कांग्रेस के आलाकमान से चुप्पी तोड़ने का आह्वान किया है। हमारे सामने एक ऐसा वक्तव्य आया है कर्नाटका के होम मिनिस्टर का जिसने हमें शर्मिंदगी महसूस करने पर और अपने आप पर घिन महसूस करने पर मजबूर कर दिया है। एक घटना होती है बेंगलुरु में 3 अप्रैल को, 3 या 4 अप्रैल। आज इस घटना को जो सीसीटीवी में कैद हुई है लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं, येट द कर्नाटका पुलिस हैज बीन अनेबल टू कैच होल्ड ऑफ द अक्यूज्ड। वक्फ कानून को लेकर कई संस्थाएं और लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जिसे भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि इस कानून का विरोध करने वाले लोग पहले ही कोर्ट जाने के लिए तैयार थे क्योंकि इससे उनका राजनीतिक हित सधता है। उन्होंने दावा किया कि कई मुस्लिम संगठनों और बुद्धिजीवी वर्ग में भी इस कानून का समर्थन है। ये पीआईएल कम और वीआईएल ज़्यादा, वोट बैंक इंटरेस्ट लिटिगेशन ज़्यादा लगता है। यह अजीबोगरीब स्थिति है कि कुछ वीआईएल्स अर्थात स्पॉन्सर्ड पीआईएल्स कानून नोटिफाई हुआ, दोनों सदनों में पारित हुआ, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करके वो फाइल करने का काम हो गया। मतलब कि कानून में क्या है, कानून के अंदर क्या प्रावधान है जिससे आपको दिक्कत है, वो देखने से पहले, एक्ट नोटिफाई होने से पहले, लागू होने से पहले, उससे पहले ही चैलेंज कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि वक्फ संशोधन केवल बहाना है, वोट बैंक को भड़काना है। नई दिल्ली स्थित दिल्ली टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय में विनोद धाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेमीकंडक्टर एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में तेजी के साथ ग्रोथ हुआ है। इस इंडस्ट्री का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। कुछ ही वर्षों पहले की बात अगर हम देखें, 2014 से पहले की बात, देश में सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री आएगी कोई सोच नहीं सकता था। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाज लाइक, कोई एंटरप्रेन्योर भी अपने बच्चों को बोले तो ऐसा बोलते थे कि सरवाइव करना मुश्किल होता है। अभी कुछ दिनों पहले आई वेंट टू इनॉग्रेट पीसी लैपटॉप प्लांट इन चेन्नई, तो जो उसके फाउंडर्स थे वो बोले जितना 35 इयर्स इन देयर करियर, इन देयर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी नहीं हुआ, उससे ज़्यादा इन 5 वर्षों में उन लोगों की ग्रोथ हुई है। बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट फॉर अस, फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लक्ष्य अगर तय हो तो सफलता मिलनी ही है। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है,
लेकिन जो आज डाउन्स है और जो आज अप्स है उससे लाइफ डिफाइन नहीं होगी। लाइफ डिफाइन होगी अगर आप परसिस्ट करोगे, अगर आप वाकई अपने गोल पे फोकस करके आगे चलोगे। अगर हम फोकस के साथ काम करें, आगे बढ़े, अपने गोल को क्लियरली माइंड में रखें, बहुत कुछ कर सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ को सौगात देते हुए खरसिया, नया रायपुर, परमलकसा नई रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये देश में रेलवे के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पर 8,741 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेल मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस सरकार में जहां सिर्फ 300 करोड़ रुपए साल के छत्तीसगढ़ को दिए जाते थे, वहीं मोदी सरकार करीब 7,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के विकास पर हर साल खर्च कर रही है। ज़रूरी जो प्रोजेक्ट पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे की कनेक्टिविटी को बदलने वाला है, वो प्रोजेक्ट पिछले हफ्ते कैबिनेट में सैंक्शन हुआ है। और ये प्रोजेक्ट खरसिया से परमलकासा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 5th and 6th लाइन 8,741 करोड़, ये बहुत मतलब मेरे ख्याल से आज की तारीख में भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक आएगा। ये टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में से एक आएगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। जिन जिलों को बेनिफिट होगा वो है रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। इस प्रोजेक्ट में 21 स्टेशन हैं, 48 ब्रिज बनेंगे, 349 माइनर ब्रिज, छोटे ब्रिज, 48 बड़े ब्रिज हैं, 14 फ्लाईओवर बनेंगे, 14 फ्लाईओवर्स बनेंगे और 184 अंडरपासेस बनेंगे। रेल मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के जरिए कई महत्वपूर्ण स्थानों को रेलवे से जोड़ा जाएगा। हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो माता शबरी, जहाँ पर भगवान श्री राम का वनवास के दौरान का एक बहुत बड़ा मुख्य स्थान है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, वो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ जाएगा। फिर हमारी जो इंडस्ट्रियल शक्ति है, बलौदा बाजार, वहाँ पर रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं थी, जहाँ कई सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। सीमेंट का बहुत बड़ा हब है, देश के टॉप 5 सीमेंट हब्स में से बलौदा बाजार है, तो वो भी इससे रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। खरसिया, जहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2-2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। ये खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएंगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उत्पाद शुल्क को कच्चे तेल की घटी कीमतों से एडजस्ट किया जाएगा। अगर आगे भी कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं तो पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आ सकती है। Excise rates are going up by 2 rupees on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification from the ministry. This will not be passed on to the consumer. Our oil marketing companies, with whose work I'm more familiar, but even the private sector companies, they carry inventories over a 45-day period. The price remains at $60 a barrel as it is today or thereabouts. And I'm not going into the Indian basket or Brent, etc. I'm not going into that. Then can you legitimately expect prices of petrol and diesel to be moderated by the oil marketing companies in keeping with the global price? To which my answer would be yes. In a deregulated sector, you can expect them to accordingly adjust the market retail price. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उज्ज्वला योजना और गैर उज्ज्वला लाभार्थी दोनों की कीमत में 50 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। हर 15 दिन में कीमतों की समीक्षा होती है, उसके बाद कीमतें फिर से तय की जाएंगी। Per cylinder of LPG will increase by 50 rupees.
In other words, from 500 it will go up to 550, and the other one will go up from 803 to 853. Now this is a step which we will review as we go along. As it is, we review these every 2 weeks or 3 weeks. And therefore, the excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 1 दशक पूरा हो गया है। इस योजना के तहत 10 वर्षों में 52 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए और 33 लाख करोड़ रुपए के लोन बांटे गए। देश की महिलाओं को सशक्त करने में केंद्र सरकार की इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया है। इस योजना की शुरुआत के बाद से IMF कई बार इस योजना के प्रभावों का जिक्र कर चुका है और इसकी तारीफ कर चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10 वर्ष की उपलब्धियों पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना को माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी यानी मुद्रा के तहत भारत सरकार की छोटी इकाइयों के विकास और फंडिंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए शुरू किया गया था। पिछले 10 वर्षों में PMMY के तहत कुल 52 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, जिनमें से 78% खाते शिशु श्रेणी, 20% खाते किशोर श्रेणी और 2% खाते तरुण और तरुण प्लस श्रेणी के हैं। दिलचस्प बात यह है कि शिशु खातों की कुल हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2016 में 93% थी, जो वित्त वर्ष 2025 में घटकर 51.7% रह गई। वहीं किशोर खातों की हिस्सेदारी 2016 में 5.9% थी, जो बढ़कर 2025 में 44.7% हो गई है। ये साफ संकेत है कि कई शिशु खाते अब परिपक्व होकर ज्यादा ऋण सीमा वाले किशोर खातों में बदल चुके हैं, यानी MSME इकाइयों का आकार अब बड़ा हो रहा है। PM मुद्रा योजना का करीब 70% हिस्सा महिला उद्यमियों द्वारा लिया गया है। इससे महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है और कई राज्यों में महिला उद्यमों की स्थिति मजबूत हुई है। महिला लाभार्थियों की संख्या के लिहाज से बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं, जबकि कुल महिला भागीदारी के प्रतिशत के आधार पर महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल टॉप पर हैं। वहीं योजना के लाभार्थियों में 50% हिस्सा SC, ST और OBC वर्ग से है, जो ये दिखाता है कि हाशिए पर पड़े समूहों को भी PM मुद्रा योजना के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। 7 करोड़ से अधिक साथी पहली बार स्वरोजगार से जुड़े हैं और खुद जुड़े इतना ही नहीं है, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी को 3 को अपने यहाँ रोजगार दिया है। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बना है। उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। PM मुद्रा योजना ने अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों को औपचारिक रूप देकर लाभार्थियों की बेहतर सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया है, देश के कर आधार का विस्तार किया है और देश के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। पोषण अभियान का उद्देश्य तकनीक और परंपरा के मिश्रण से बच्चों और महिलाओं के बीच स्वस्थ और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना है। हर बच्चे को स्वस्थ शुरुआत का हक है, हर मां को उचित पोषण का हक है और हर परिवार को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। फिर भी भारत में लाखों लोगों के लिए कुपोषण एक खामोश संकट बना हुआ है, जो न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे देश के भविष्य को प्रभावित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण परिणामों में सुधार करना है।
उज्बेकिस्तान में अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा के अवसर पर ताशकंद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ हुई बैठक की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं और दोनों देश SCO, संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। उन्होंने पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने दोनों देशों के संसदीय अधिकारियों को एक दूसरे की प्रणालियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए संसदीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने ताशकंद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के हिस्से के रूप में ट्रुथ टेल हैकाथॉन का आयोजन किया गया। फेक न्यूज और गलत सूचनाओं की पहचान पर इनोवेटर्स ने AI टूल के जरिए अपने कई मॉडल सामने रखे। ट्रुथ टेल हैकाथॉन प्रतियोगिता में देश भर से 25 चयनित समूहों के प्रेजेंटेशन को दिग्गजों ने देखा। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अंतिम रूप में 5 विजेताओं के नाम का ऐलान ट्रुथ टेल हैकाथॉन में किया गया। इसके विजेताओं को 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। वेव्स चैलेंज के जरिए युवा प्रोफेशनल्स के साथ छात्रों को बड़ा मंच मिल रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के हिस्से के रूप में ट्रुथ टेल हैकाथॉन का आयोजन किया गया। फेक न्यूज और गलत सूचनाओं की पहचान कैसे आसानी से की जा सकती है, इस पर इनोवेटर्स ने AI टूल के जरिए कई मॉडल्स सामने रखे। ट्रुथ टेल हैकाथॉन प्रतियोगिता में देश भर से 5600 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें 25 चयनित समूहों को चयन किया गया, जिनके प्रेजेंटेशंस को दिग्गजों ने देखा। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अंतिम रूप में 5 विजेताओं की घोषणा की गई। ये हैकाथॉन और कंपटीशन टाइप था जिसमें हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कि कौन सा फेक है, कौन सा फेक नहीं है। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि हम लोग यदि व्हाट्सएप में कुछ फॉरवर्ड करते हैं, फेसबुक में कुछ फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको पहले वेरीफाई कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के एंड से कि ये सच बात है, ये सच बात नहीं है। और सच बात नहीं है तो प्लेटफॉर्म के अंदर ही हम लोग ऐसे फीचर्स डाल सकते हैं कि उसको रोक सकते हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा कि फेक न्यूज़ आगे ना बढ़े और उसको इमीडिएटली बंद हो। हमारा देश जैसे कि टेक में गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड की बात करें, UPI हमारे देश में आया है, तो मुझे लगता है AI में भी सरकार जिस तरीके से इंटरेस्ट ले रही है ना, आई कैन टेल यू आने वाले 2-3 साल में हम मार्केट लीडर होंगे इसमें। ट्रुथ टेल हैकाथॉन का उद्देश्य AI संचालित उपकरण बनाना है जो प्रसारकों और दर्शकों को गलत सूचनाओं की तथ्य जांच करने में मदद कर सके। इसके विजेताओं को 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके साथ ही मिलेंगे उन्हें तकनीकी उद्योग के पेशेवरों और भारत सरकार द्वारा सलाह और इंक्यूबेट किए जाने का अवसर। I want to thank ICAR and Ministry of Broadcasting, Ministry of IT, and क्योंकि उन्होंने हमें एक मौका दिया अपने सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए, हमें एक स्टेज दिया। अगर ये हैकाथॉन ना होता मे बी हम इस फील्ड में कभी एक्सप्लोर ही ना कर पाते। सो हमें एक और सोचने का मौका दिया कि हम कैसे अपनी AI स्किल्स को, मशीन लर्निंग स्किल्स को इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा अभी फेक न्यूज़ और AI जनरेटेड फेक न्यूज़ जो है ज़्यादा वो वायरल होती है बड़े आराम से। उसके लिए हम लोग का मेन एम यही था कि एक सिस्टम बनाया जाए वेबसाइट बेस्ड, बाद में उसको ऐप वगैरह पे जैसे भी डालें। अभी के लिए वेबसाइट बेस्ड पे ही है, उसमें टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में हम लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अपने खुद के AI सिस्टम्स हैं जो कि हमने इन हाउस डेवलप किए हैं और बाहर से भी काफ़ी कुछ हेल्प ली है, काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, काफ़ी टाइम लगाया, 4 महीने का टाइम था। और उसके बाद हम लोगों ने ये AI सिस्टम ऐसा बनाया जो कि वीडियो को भी देख के मतलब बता सकता है कि AI जनरेटेड है या नहीं है। गौरतलब है कि वेव्स चैलेंज के जरिए देश भर में युवा तकनीकी पेशेवरों और छात्रों को अपनी प्रतिभा बड़े फलक पर दिखाने का अवसर मिला है। वेव्स शिखर सम्मेलन तकनीकी नवाचार के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाकर पारंपरिक और उभरते मीडिया के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। वेव्स चैलेंज के आयोजन में युवा प्रतिभाओं को एक मंच मिला है और इससे क्रिएटिव इकोनॉमी को गति मिलने की उम्मीद है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। जयपुर की मशहूर लोक गायक बेगम बतूल को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
बतूल बेगम अपने अनोखे संगीत और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जानी जाती हैं। ये पुरस्कार उन्हें भारतीय लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने और समाज में भाईचारे के संदेश को फैलाने के लिए दिया गया है। राजस्थानी लोक संगीत में बेगम बतूल का योगदान अतुलनीय है। बेगम बतूल ने भारत और विदेशों में कई मंचों पर अपने संगीत का जादू बिखेरा है और देश की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व किया है। भजन सब सहेलियों के साथ गाती करती के बाद में जी अब गाती तो सब कहता कि बढ़िया गावे, बजाबो भी ढोलक में सीखी और गानों भी भजन बटू सीखी। फिर भजन के बाद मैं बड़ी हुई जी सुन माँ सीखी, माँ गा लूँ, फोक गाना गाऊँ। ठाकुर जी की कृपा जो मंदिर से मैं सीखी और पहले गरीब परिवार में कोई साज वो इंस्ट्रूमेंट तो हा को नहीं क्या तो नंगारा हा मिंद्रा में बजा लेता क्या वो फाग का डप होता। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मोदी जी का स्वागत कौन से देश में किया था आपने थोड़ा बताइए। मोदी जी का तो मैं आई साल मतलब पेरिस में भारत सरकार ने पद्म श्री को और धन्यवाद करूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2024-25 का उद्घाटन किया। इस 4 दिवसीय आयोजन में विभिन्न पुलिस बलों के लगभग 1000 से भी अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें 300 से अधिक महिला एथलीट भी शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वस्थ देश का निर्माण करने के लिए खेलकूद की गतिविधियों को हर स्तर पर प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। कि आज से अगले 4 दिन तक ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी में होने जा रहा है। मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी प्रतिभागी टीमों का उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हैं और सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की ई-मार्केट प्लेटफॉर्म जैम पर अपनी सेवाओं और उत्पादों को बिना किसी परेशानी के आप सूचीबद्ध कर सकते हैं। क्या है जैम का स्टार्टअप रनवे योजना का फायदा? देखिए संवाददाता अजय मिश्र की ये रिपोर्ट। जैम अपने आप में स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या कुछ शोकेस किया गया है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए? हमारे साथ एडिशनल सीईओ जैम खुद इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्टअप्स के लिए अभी जैम क्या कुछ ऑफर करता है? जैम की खुद की कहानी कैसे स्टार्टअप्स को मदद कर रही है वो थोड़ा सा समझाएं। देखिए, एक हिसाब से कहा जाए तो हम खुद ही एक स्टार्टअप है। 2016 में भारत सरकार ने हमको नामित किया, हमको इंसेप्ट किया और तब हम 422 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे थे। आज हम 5,40,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो हम एक अपने आप में एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है स्टार्टअप का और हम चाहते हैं कि यही एक्सपीरियंस बाकी स्टार्टअप्स जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अनुभव करें। अभी तक 30,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमसे जुड़ चुके हैं। अगर हम बात करें बिज़नेस की तो उन्होंने लगभग 38,500 करोड़ का बिज़नेस मिला है स्टार्टअप्स को ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स का कंट्रीब्यूशन हमारे जीएमवी में बढ़े। आज की तारीख में एवरेज 2.88% का है। हम चाहते हैं कि वो आगे चल के हो सकता है 5% का कंट्रीब्यूशन करे, हो सकता है कि आने वाले दिनों में 10% भी हो सकता है। फाइनली ये जो स्टार्टअप्स के लिए आपने एक नया रनवे बनाया है वो क्या है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है और उसका क्या कुछ फ़ायदा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली स्टार्टअप रनवे की कल्पना हमने 2019 में कार्यान्वित की थी। इसका आश्रय या आइडिया ये थी कि जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है जो नॉर्मली कैटेगरी बेस्ड प्रोक्योरमेंट में नहीं आ सकते, उनके लिए हमने क्या किया है कि 14 ऐसे सेगमेंट्स बनाए हैं जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, जो इंटरनेशनली सबको पता है कि जैसे मेडटेक हो गया या क्लीन टेक हो गया, एडुटेक हो गया, ऐसे विशिष्ट जो सेक्टर्स है उनको हमने अलग से एक लिस्टिंग के लिए उसमें काम करने वाले तमाम स्टार्टअप्स को लिस्टिंग करने के लिए एक खाका बनाया हुआ है कि मान लीजिए अगर आप कोई फिनटेक प्रोडक्ट है आपका, तो आप उस फिनटेक से संदर्भित जो सेगमेंट है उसमें आप आसानी से विदाउट मच
टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसमें आ सकते हैं और अपना प्रोडक्ट जिन पे अलग स्टोर फ्रंट हमने वोकल फॉर लोकल स्टोर फ्रंट किया हुआ है उसके माध्यम से आप गवर्नमेंट बायर्स तक पहुंच सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप हैं तो खुद आप गवर्नमेंट के इस सबसे बड़े ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर अपने आप को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नैमपेट कार्यक्रम के तहत कई अहम तकनीकी उपलब्धियों की घोषणा की है। इसमें वायरलेस ईवी चार्जर, केरल के साथ ग्रीन एनर्जी समझौता और रेलवे के लिए देशी प्रणोदन प्रणाली का विकास शामिल है। इस पर डीडी न्यूज़ के तपस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को गति देते हुए NAMPET कार्यक्रम के तहत कई अहम समझौते और तकनीकी ट्रांसफर की घोषणाएं की हैं। सचिव श्री S कृष्णन ने ई मोबिलिटी, सतत ऊर्जा और रेल विद्युतीकरण में स्वदेशी प्रगति को रेखांकित किया। सीडैक तिरुवनंतपुरम और VNIT नागपुर द्वारा विकसित 1.5 किलोवाट का वायरलेस ईवी चार्जर अब ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया है। यह सिस्टम 230 वॉट पर कार्य करता है, 4.8 किलोवाट बैटरी को 3 घंटे में चार्ज करता है और सुरक्षा फीचर से लैस है। सीडेक ने केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजी काउंसिल के डिस्क के साथ 48 वोल्टेज लो वोल्टेज डीसी सिस्टम के लिए समझौता किया है। यह तकनीक के डिस्क मुख्यालय में लागू की जा चुकी है, जिससे 20 से 30% ऊर्जा की बचत हो रही है। यह केरल की कार्बन न्यूट्रल रोड मैप 2050 और भारत के नेट जीरो 2070 विजन को बल देगा। सीडेक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और निजी उद्योग साझेदारी के बीच हुए समझौते के तहत 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए स्वदेशी प्रणोदान प्रणाली विकसित की जाएगी। यह सिस्टम 2030 तक भारतीय रेलवे के पूर्ण विद्युतीकरण लक्ष्य को समर्थन देगा। Our focus is primarily to make sure that the research that we are able to support through various institutions under MeitY, whether it is CDAC, CMET or SAMEER, or what we support in various academic institutions should quickly translate itself into applications, real world applications. ये साझेदारियां सरकार, उद्योग और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग को दर्शाती हैं, जो भारत को पावर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। पहले घर में गैस सिलेंडर होना स्टेटस सिंबल माना जाता था। जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था वो उस दिन का इंतजार करते थे जब वो भी गैस चूल्हे पर खाना बना सके। हालात ऐसे थे कि लोगों को गैस कनेक्शन लेने के लिए सांसदों से सिफारिश पत्र मांगना पड़ते थे। लेकिन अब LPG कनेक्शन लेने के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ता, और तो और अब सिर्फ एक मैसेज पर गैस सिलेंडर घर पहुंचता है। आंकड़ों से समझे तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक 2014 तक देश में करीब 14 करोड़ LPG गैस कनेक्शन थे, लेकिन आज 30 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है। इसी कड़ी में मई 2016 में सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG जैसा साफ सुथरा ईंधन उपलब्ध कराना था। दरअसल पहले ग्रामीण परिवेश में लोग अपनी जरूरतों के लिए पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले इनका इस्तेमाल करते थे। पारंपरिक ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और इससे पर्यावरण को भी हानि पहुंचती थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया और इसी का नतीजा है कि मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 10 करोड़ से अधिक है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 5 अक्टूबर 2023 से लक्षित सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर कर दी है। वैश्विक स्तर पर भी उज्ज्वला योजना को सराहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने उज्ज्वला योजना को ऊर्जा गरीबी को समाप्त करने में गेम चेंजर बताया है। भारत अपनी घरेलू LPG खपत का 60% से अधिक आयात करता है। ऐसे में देश में LPG की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत से जुड़ी हुई हैं। विश्व से तुलना करें तो भारत में LPG की कीमतें सबसे कम हैं। कई LPG उत्पादन करने वाले देशों में भी LPG की कीमतें भारत से ज्यादा हैं। पड़ोसी देशों से तुलना करें तो 1 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान में घरेलू LPG सिलेंडर की प्रभावी कीमत करीब 1080 रुपए प्रति
14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर थी। ऐसे ही श्रीलंका में ये करीब 1218 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर और नेपाल में करीब 1206 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर थी। जबकि भारत में 1 अप्रैल 2025 तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्रभावी कीमत 803 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर थी। इसी अवधि में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह सिर्फ 503 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर थी। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 से तुलना करें तो इन सभी देशों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जबकि भारत अकेला ऐसा देश है जहां घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में गिरावट आई है। जो सिलेंडर भारत में अक्टूबर 2022 में 1053 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम मिलता था, अब वो अप्रैल 2025 में 23 रुपए से अधिक की कटौती के साथ 803 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम मिलता है। और आइए बात मौसम के मिजाज की। अप्रैल के महीने में ही जून वाली गर्मी का सितम देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों के शहरों में आज पारा 40 के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने कई इलाकों में 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया है, तो लोगों से बिना जरूरत के बाहर ना निकलने की सलाह भी लोगों को दी गई है। तेजी से बढ़ती गर्मी से सामान्य जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ा है। अप्रैल के महीने में ही मई जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। अभी अप्रैल का पहला हफ्ता ही बीता है कि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आने वाले 4 से 5 दिनों तक भीषण लू चलने की आशंका है। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 8 से 10 अप्रैल के बीच कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा 42 डिग्री तक जा सकता है, जिससे राजधानी में हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं। हीट वेव तो सीवियर हीट वेव कंडीशंस है इस समय वो गुजरात में प्रिवेल कर रही है, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ में, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करते हैं या वेस्ट यूपी की बात करते हैं, हमारा अनुमान यह है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कल से हीट वेव कंडीशंस हो सकता है आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा आज से आने वाले 4 दिन हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। तो इसमें जो हमारा मेजर हीट वेव वार्निंग है नेक्स्ट 3 दिन है, डे 4 में थोड़ा कम होना चाहिए, उसके लिए हमने सिवियरिटी कम किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले सप्ताह में अधिकतम पारे में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लू के थपेड़े से एनसीआर पंजाब के लोगों का सामना होगा, तो राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा, जबकि गुजरात के लोगों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के महरौली में 24 वर्षों बाद भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ये महोत्सव 9 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इस कार्यक्रम में समाजसेवी और राजनीतिक हस्तियां भी उपस्थित रहेंगी। 24 वर्षों बाद मस्तक से अभिषेक होने वाला है और हम सभी का सौभाग्य है कि अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी मुनिराज का सानिध्य और आशीर्वाद इस महामस्तकाभिषेक समिति में हमें प्राप्त हो रहा है। तो पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, लोगों के अंदर सौहार्द बढ़े, इसी भावना के साथ ये महामस्तक का आयोजन किया जा रहा है। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर महाराज ने कहा कि यह सिर्फ एक महोत्सव नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया। और हम महामस्तकाभिषेक का जैन दर्शन में बहुत महत्व है और जो भगवान की धारा होती है, भगवान के ऊपर जल मंत्रों के माध्यम से विसर्जित किया जाता है, उसी के माध्यम से लोगों के लिए वह पवित्रता का भाव बनता है।
फिटनेस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिलिंग का आयोजन हुआ। तो वहीं केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राजकोट में सैकड़ों लोगों के साथ साइकिलिंग करते हुए वो दिखाई दिए। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली पुलिस, खेल जगत, फिटनेस और योग से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सहित लगभग 600 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीडीजी मयंक श्रीवास्तव ने फिट इंडिया मुहिम की सफलता और आमजन के बीच लोकप्रिय होने पर अपनी खुशी जाहिर की। फिटनेस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिलिंग का आयोजन हुआ। तो वहीं केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राजकोट में सैकड़ों लोगों के साथ साइकिलिंग करते नजर आए। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली पुलिस, खेल जगत, फिटनेस और योग से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सहित लगभग 600 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीडीजी मयंक श्रीवास्तव ने फिट इंडिया मुहिम की सफलता और आम जन के बीच लोकप्रिय होने पर अपनी खुशी जाहिर की। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 2019 में शुरुआत हुई थी फिट इंडिया की और अभी हम लोगों ने इस फिट इंडिया मूवमेंट को एक नया रूप दिया है माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के निर्देश पे और उनके आइडियाज़ पे। हम लोग साइकिलिंग के ज़रिए ये मैसेज देते हैं भारत की जनता को कि फिटनेस के लिए वो कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें और लोग लगातार आते जा रहे हैं। हमारे साथ कितने साइकिलिंग क्लब्स जुड़ गए हैं, हमारे साथ कितने अन्य क्लब्स जुड़ गए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइकिलिंग में देश का मान बढ़ाने वाले साइकिलिस्ट ने भी पीएम मोदी के फिट इंडिया मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत फायदेमंद है, मतलब शरीर को मतलब अपना क्या बोलते हैं फिटनेस रखना और अपना हेल्थ को फिटनेस रखना। ये साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है हेल्थ के लिए, लाइक आपका एंडोरेंस, आपकी फिटनेस, आपका मेंटल हेल्थ, इसके लिए बहुत बढ़िया है। फिट इंडिया संडे और साइकिलिंग को हर वर्ग से लगातार समर्थन मिल रहा है। फिटनेस और योग से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इस मुहिम में सामने आए और फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया और ये साइकिल संडे ऑन साइकिल्स हमारे यूनियन मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मांडविया जी की बहुत बड़ी पहल है। ये फाइट ओबेसिटी कैंपेन का एक सबसे बड़ा हिस्सा है आज तक का और इसकी वजह से हम हेल्दी जो विकसित भारत हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है उसमें बहुत बड़ा योगदान डाल रहे हैं। थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड आवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख सर फॉर टेकिंग सच अमेजिंग इनिशिएटिव। बिकॉज ये देखिए पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा अपना, एंड साइकिलिंग ऑन संडे इज़ वन थिंग। एक आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हो और आपको पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने ये इंट्रोड्यूस कर फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी, तो साइकिलिंग एक बेस्ट वे है कि आप अपनी ओबेसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिलिंग का आयोजन देश भर में करीब 500 स्थानों पर हुआ, जिसमें करीब 10,000 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश के हर वर्ग को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू हुई फिट इंडिया मुहिम का असर अब साफ नजर आ रहा है। सुशील कुमार की रिपोर्ट, जीडी न्यूज। और इसी के साथ समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।